नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने की अब तक के सर्वाधिक अंतिम लाभांश 35.30 करोड़ रुपए की घोषणा। लाभांश का चेक केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मंगलवार को किया गया प्रदान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को राज्यसभा में एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद के बारे में दी जानकारी। कहा, देश में इसके लिए है 2 सिस्टम जिसके तहत सरकार किसानों से खरीदती है अनाज। किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में मंगलवार को बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पश्चिम बंगाल में 4 अनुसंधान संस्थान और 10 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र किए स्थापित। जिला स्तर पर भी 23 कृषि विज्ञान केंद्र किए गए हैं स्थापित। राजस्थान में फसल बीमा के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ। 15 मार्च तक किया जाएगा पॉलिसियों का वितरण। आज से एग्रीस्टेक योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में किसान रजिस्ट्री कैंप का भी आयोजन। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड ने DIPAM दिशा निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 35.30 करोड़ रुपए का अंतिम लाभांश घोषित करने की घोषणा की है, जो इसके निवल मूल्य का 5% है। अब तक का ये सर्वाधिक लाभांश वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय कृषि विकास में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। लाभांश का चेक मंगलवार को कृषि भवन में आयोजित एक सादे समारोह में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर मनिंदर कौर द्विवेदी ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रदान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को सदैव अच्छी क्वालिटी के बीज मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय बीज निगम को इस संबंध में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव बीज श्री अजीत कुमार साहू तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और कृषि मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद के सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश में इसके लिए 2 सिस्टम हैं जिसके तहत सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और इसमें भारतीय खाद्य निगम के साथ साथ राज्य एजेंसियों की भी भूमिका होती है। There are 2 systems. One is DCP, decentralized procurement. One is non-DCP, means हम खरीदते हैं FCI वगैरह वगैरह से, लेकिन दोनों विषय में हम स्टेट का एजेंसी जो रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का मदद हम लेते हैं। आज के दिन में हम DBT के माध्यम से ही हम जो किसान इधर इन DCP और नॉन DCP स्टेट में जहां तक हमको धान देते हैं MSP में या वीट देते हैं, हम डायरेक्टली 48 आवर्स में किसान के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट के भी जहां हम नॉन DCP स्टेट है, वह तो डायरेक्टली हम स्टेट गवर्नमेंट को ही देते हैं। नॉन DCP स्टेट में FCI को देते हैं, FCI इंटर स्टेट को ही देते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पश्चिम बंगाल में 4 अनुसंधान संस्थान और 10 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। ये संस्थान देश के अन्य भागों के अलावा पश्चिम बंगाल की कृषि प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए जिला स्तर पर पश्चिम बंगाल में 23 कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थापित किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में स्थित कृषि अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों ने विभिन्न फसलों, दलहन, तिलहन, रेशो, बागबानी फसलों, जलवायु अनुकूल किस्मों, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों, एग्रोनॉमिक रूप से बेहतर उपकरणों और उपकरणों तथा महिलाओं के अनुकूल उपकरणों और मशीनरी के विकास, किसानों और हितधारकों के लिए प्रदर्शन, प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों आदि के विकास के लिए अनुसंधान कार्य किए हैं। इनमें अनाज की 69 किस्में, तिलहन की 16 किस्में, दलहन की 22 किस्में, रेशो की 11 किस्में, चारा की 8 किस्में और गन्ने की 6 किस्में शामिल हैं। कृषि विकास केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की विभिन्न नीतियों और योजनाओं तथा कृषि अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए अनुसंधान पर निर्भर करता है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय में सुधार के लिए कृषि प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए कई प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। डिजिटल कृषि मिशन एक प्रमुख पहल है जो बेहतर फसल निगरानी, मृदा प्रबंधन और मौसम पूर्वानुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वृहद आंकड़ों और भूस्थानिक डेटा जैसे तकनीकों का लाभ उठाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 2900 किस्में विकसित की हैं, जिनमें से 2661 किस्में एक या अधिक जैविक या प्रतिकूल कारकों के प्रति सहनशील हैं। अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत भी हो गई है। इस कड़ी में राजस्थान के शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने सोमवार को पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2024-25 की मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसानों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से फसल खराब होने पर फसल की जानकारी एवं किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 15 मार्च तक किया जाएगा। राजस्थान में 5 फरवरी से एग्रीस्टेक योजना के तहत किसान रजिस्ट्री कैंप का आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इन कैंपों में भी किसानों को कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा फसल बीमा पॉलिसी का वितरण किया जाएगा। मक्के की फसल पर इन दिनों फॉल आर्मी वर्म कीट का आक्रमण देखने को मिल रहा है। बता दें कि फॉल आर्मी वर्म कीट के लिए मक्का सबसे रोचक फसल है। मक्का फसल नहीं होने पर ये कीट अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हीं समस्याओं के निजात के लिए बिहार कृषि विभाग ने मक्के में लगने वाले कीट से बचाव के उपाय बताए हैं। फॉल आर्मी वर्म कीट की पहचान की बात करें तो इसके लार्वा हरे, हल्के गुलाबी या भूरे रंग के दिखाई देते हैं। इनके शरीर पर 4 बड़े धब्बे होते हैं। इनकी पीठ के नीचे 3 पतली सफेद धारियां होती हैं। इनके सिर और आंखों के बीच में उल्टा अंग्रेजी के वाई आकार का सफेद धब्बा होता है। वहीं इनकी मादा पतंगे पत्तियों के निचले हिस्से पर समूह में अंडे देती हैं। ये अंडे हरे या भूरे रंग के होते हैं। इसी कीट के लगने से मक्के की फसल और उत्पादन पर असर पड़ता है। इसके अलावा ये कीट पत्तियों को खुरच कर खा जाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस कीट से बचने के लिए मक्का की अगेती बुआई करना सबसे कारगर उपाय है। दूसरा उपाय यह है कि किसान मक्के की खेती 1 साल छोड़कर करें। साथ ही फॉल आर्मी वर्म कीट नियंत्रण के लिए प्रति हेक्टेयर 10 फेरोमोन फंदा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा 5% नीम बीज, कर्नल इमल्शन और एजडी रिएक्टिव 1500 ppm का 5 मिलीलीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। चने की फसल में इन दिनों फली छेदक कटवा सुंडी का प्रकोप बढ़ गया है। कटवा सुंडी फलियों में छेद कर अपने सिर को अंदर डालकर दानों को खा जाती है।
और फली छेदक कटवा सुंडी को रोकने के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए, जानते हैं हमारे संवाददाता शमीम अख्तर की इस रिपोर्ट में। दलहन फसलों में चने की खेती किसानों के लिए बड़े ही फायदे का सौदा है। चना रबी सीजन में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है। भारत में इसकी लगभग 100 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। इस साल अब तक लगभग 99 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो चुकी है, लेकिन इन दिनों इसकी खेती में कई रोगों और कीटों का खतरा भी रहता है। अगर इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो फसल खराब हो सकती है। अगर चने के खेत में चिड़िया बैठ रही हो तो ये समझ लें कि चने में फली छेदक कटवा सुंडी का प्रकोप होने वाला है। फली छेदक कीट फलियों में छेद कर अपने सिर को अंदर डालकर दानों को खा जाती हैं। आमतौर पर चने की फसल की पुष्प अवस्था में बढ़ते समय ऊपर की कोपल पर सुंडी पाई जाती है। शाखाओं की मजबूत वृद्धि, कलियों का तेजी से विकास और कोमल पत्तों की अधिक संख्या होना ये सुंडी के प्रकोप के लिए कुछ अनुकूल लक्षण हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी रोकथाम के लिए फली बनना प्रारंभ होते ही मोनोक्रोटोफॉस 36 EC की 750 मिलीलीटर या फेनवेलरेट 20 EC की 500 मिलीलीटर मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करें। फसल में पहला छिड़काव 50% फूल आने के बाद करें। यदि छिड़काव के लिए केमिकल उपलब्ध नहीं हो तो मिथाइल पैराथियान 2% घोल की 25 किलोग्राम मात्रा का छिड़काव करें। कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि कटवा सुंडी उगते पौधों के तनों को या शाखाओं को काट कर नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 0.4% फेनबॉलरेट पाउडर 10 किलोग्राम की दर से छिड़काव करें। चने में 5% नीम के बीज, गिरी का अर्क या 3% नीम ऑयल तथा आवश्यकता अनुसार कीटनाशी का प्रयोग करें। अपनी फसल को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी है कि चने के खेत में किसान समय समय पर निरीक्षण करें। इसके अतिरिक्त किसानों को कृषि वैज्ञानिक अंगमारी और झुलसा रोगों के आक्रमण से भी सचेत रहने का मशवरा देते हैं। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का पर्यावरण गिद्धों को खूब रास आ रहा है। वन्य प्राणी विभाग की ओर से पिछले 5 वर्ष में किए गए सर्वे में कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 1400 के करीब गिद्ध और 600 के करीब गिद्धों के नए घोंसले मिले हैं। डीएफओ ने कहा कि गिद्धों की संख्या कांगड़ा जिले में बढ़ रही है, जो कि सुखद बात है। उन्होंने ये भी कहा कि कांगड़ा जिले को जल्द ही वल्चर सेफ जोन घोषित करने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया को प्रपोजल भेजा गया है और मंजूरी मिलते ही कांगड़ा जिले को वल्चर सेफ जोन घोषित कर दिया जाएगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमने एक फिनोमेना नोटिस किया। इट इज अ वल्चर सेफ जोन। पिछले 3-4 साल में हम उसमें स्टडी कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली इसमें जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज बीन कंडक्टिंग अ स्टडी ऑन वल्चर्स, वो पर्टिकुलरली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को फोकस करके, जिसमें अभी रिसेंटली जो उसमें डेटा हम लोग को मिला जिसमें मोर देन 1400 वल्चर्स हैज बीन रिकॉर्डेड और 500 and 600 से ज्यादा और नेस्टिंग साइट्स हमको मिला। एंड हम भी मतलब एवरी ईयर जो है वल्चर का सर्वे करते हैं जिसमें हमने काफी वल्चर का पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया। वल्चर कंजर्वेशन को थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हम सोच रहे हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक वल्चर सेफ जोन डिक्लेयर करने के लिए, जिसका प्रपोजल हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मांगा है और जैसे वो रिपोर्ट और प्रपोजल आएगा वी लुक टू डिक्लेयर कांगड़ा एज अ वल्चर सेफ जोन। सो और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सीमित देखने को मिल रही है। मंगलवार को देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जैतपुर मंडी में 3 फरवरी को लाल मिर्च का भाव था 10,250 रुपए। 4 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 10,250 रुपए पर बना रहा। बता दें कि भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है।
लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। मंडियों में इन दिनों लहसुन की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 6,250 रुपए। 4 फरवरी को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लहसुन का भाव 6,250 रुपए पर बरकरार रहा। राज्य की ही जैतपुर मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो यहाँ बीते सोमवार लहसुन का भाव था 5,855 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में 1,395 रुपए का भारी उछाल आया, जिसके बाद भाव 7,250 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 3 और 4 फरवरी को लहसुन के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ और इसकी कीमत 17,500 रुपए पर बनी रही, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 3 फरवरी को लहसुन की कीमत थी 13,000 रुपए। 4 फरवरी को इसके सौदे 3,000 रुपए गिरे और भाव हो गया 10,000 रुपए। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में लहसुन के भाव को देखें तो यहाँ 3 फरवरी को लहसुन 18,000 रुपए पर बिका। 4 फरवरी को दाम बिना किसी घटत बढ़त के 18,000 रुपए पर बने रहे। भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खासतौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई।
किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र के कोंकण में तैयार हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहां के किसान सुपारी और काली मिर्च की तुड़ाई भी करते रहें। कोंकण के किसान इन दिनों मिट्टी में मौजूद पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं। कोंकण में सेम और लोबिया के खेतों में सिंचाई करें। केले और आम के बागानों में भी जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। कोंकण के किसान ग्रीष्मकालीन धान की नर्सरी 35 से 40 दिन की होने पर रोपाई का काम करें। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां के किसान रब्बी की ज्वार की कटाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र में इन दिनों ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई करते रहें। मध्य महाराष्ट्र में शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मक्का और कुसुम की फसल में सिंचाई करें। पश्चिमी विदर्भ में इन दिनों तैयार हल्दी की खुदाई का काम करें। पश्चिमी विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन तिल और मूंगफली की बुवाई जारी रखें। शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, चना, कुसुम, ज्वार और हरे चारे के खेतों में सिंचाई करें। सरसों और सब्जियों की खड़ी फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। विदर्भ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की रोपाई जारी रखें। यहां के किसान खेत में पर्याप्त नमी सुनिश्चित करने के बाद ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई करते रहें। शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं की फसल में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजी नगर जिले में इन दिनों अदरक और हल्दी की खुदाई का समय है। यहां के किसान समय पर हल्दी और अदरक की खुदाई कर लें। यहां के किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली और तिल की बुवाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और आइए खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए मतदान। 1,56,00,000 से अधिक मतदाता का 699 उम्मीदवारों के चयन के लिए वोटिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ मतदान करने के लिए दिल्ली के एक मतदान केंद्र पहुंचे। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयाग में महाकुंभ में लगाई डुबकी। प्रयागराज में जारी है महाकुंभ। प्रधानमंत्री ने साल 2019 में अर्ध कुंभ में भी किया था संगम में स्नान।
स्नान के वक्त प्रधानमंत्री ध्यान में आए नजर, रुद्राक्ष की माला से किया जाप, श्रद्धा पूर्वक इष्ट देवों को किया नमन। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से शुरू। इस बैठक की अध्यक्षता पहली बार बने आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा कर रहे हैं। सरकारी रेलवे कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड को ईस्ट कोस्ट रेलवे से मिला 404 करोड़ रुपए का ऑर्डर। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। हमको मालूम